सचिन जी, यू नो यस सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पहले तो डरा दिया आपने, आप आए नहीं और मैं इधर बच्चे लोग सब आके बैठे, मैं बोला गया मैं अभी मुझे एचआर में बात करना पड़ेगा। आई स्टार्टेड थिंकिंग ये क्या होगा। ओके अरे सर, आप मेरे से बेहतर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना आऊं। हाँ थैंक यू सर। मैं बेहतर नहीं लेता हूँ सर, आप अमेजिंग हो सर। आप छोटे हो लेकिन मजा आ गया मंडे को, दिल से बोलता हूँ सर, खुश हो गया। एंड अभी एक रिक्वेस्ट है सर, ये लोग हाँ ना जी सर। जानबूझ के ना सर, ये जो भी पार्टिसिपेंट्स है 742 को या 745 के बीच में आते हैं। क्यों पता है ना आपको? क्योंकि उनको लगता है कि मैं स्टार्टिंग में मैं बात करता हूँ, डिस्क्लेमर क्लॉज, स्पॉन्सर वगैरह। तो आज हम लोग उल्टा गेम करेंगे सर, आप स्टार्ट कर लीजिए ताकि उनको लेट आने से उनका कुछ छूटना चाहिए। आप समझ गए ना? यस सर, पक्का पक्का। तो ओके। आप स्टार्ट कर दीजिए और फिर मैं एंडिंग करूंगा, ठीक है ना सर जी? तो स्पॉन्सर वगैरह तभी अनाउंस करेंगे, ठीक है सर? डन डन, पक्का पक्का। चलिए। So for all those who have joined today, हम एक 15 मिनट या 10 मिनट में रिकैप कर लेते हैं कि कल मैं क्या बात करी, सो दैट हम आज के सेशन में कनेक्ट हो पाएंगे। जस्ट रिफ्रेश कल के जो हमने मिथ्स समझे थे एचआर के बारे में। तो पहला मिथ था ह्यूमन इज ए रिसोर्स। तो जब हम HRM कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें एक शब्द है ह्यूमन एज ए रिसोर्स। इट्स अ मिथ। ह्यूमन इज नॉट अ रिसोर्स। रिसोर्स की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, ये हमने कल समझा था। कोई भी रिसोर्स जो आप आज एक्वायर करते हो, उसके बाद साल भर के बाद उसको इस्तेमाल करने का उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होने वाली है। आज आप एक रॉयल्स रॉय भी लेते हो, उस पर करोड़ों रुपए खर्च करते हो, लेकिन साल भर के बाद जब उसको बेचते हो, जितने में खरीदा था उससे कम में बिकेगी। आप पेन लो, मोबाइल लो, आपकी बिल्डिंग, एनीथिंग, उसकी वैल्यू गिरने वाली है अगर वो एक रिसोर्स है। लेकिन अगर वो एक एसेट है, देयर इज अ चांस ऑफ एप्रिसिएशन। और आपने गोल्ड लिया है, लैंड ली है, इसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो सकती है टाइम के साथ। रादर आप लेते ही इसी भावना से हो कि इसकी वैल्यू एप्रिशिएट होगी। सो योर ह्यूमन इज नॉट अ रिसोर्स, इज रादर एन एसेट। ये हमने कल समझा था। आई जस्ट रश थ्रू इट। अगर हम ह्यूमन को रिसोर्स की तरह ट्रीट करते हैं, तो हमने समझा था कि वी believe that they will work 365 days a year, or they will be productive 365 days a year, 7 days a week, 24 hours a day. We will believe that productivity will remain same no matter what. We tend to believe that people should be utilized. अगर वो resource है तो उसकी utility होनी चाहिए, वो 100% utilize होना चाहिए, उसका जूस निकलना चाहिए। अगर वो resource है तो उसको manipulate किया जा सकता है अपने outcome achieve करने के लिए। ऐसा करने से गड़बड़ी हो जाती है कि लोग हमसे दूर हो जाते हैं। हम उनके द मोमेंट हम उसको रिसोर्स बनाते हैं, हम उसके आउटपुट को नाप लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इससे बढ़ के काम नहीं कर सकता, हम उसको लिमिट कर देते हैं उसके पोटेंशियल को। और अगर हम उसको एज ए एसेट की तरह ट्रीट करते हैं तो हम उसके पोटेंशियल को रिलीज करते हैं, हम उसको लिमिटलेस बना लेते हैं। सो लिमिटेड पोटेंशियल या अनलिमिटेड पोटेंशियल, आप किस तरह से उसको ट्रीट करोगे वैसे वो रिएक्ट करेगा। आपने उसको रिसोर्स की तरह ट्रीट किया, उसका जूस निकालना चाहा, आपने उसके पोटेंशियल को लिमिट कर दिया। आपने उसको एसेट का ट्रीटमेंट दिया, आपने उसको नर्चर किया, डेवलप किया, रिटेन किया, वो आपको लिमिटलेस पोटेंशियल देगा। तो पहला जो मिथ है, ह्यूमन इज नॉट अ रिसोर्स, ही इज एन एसेट। इफ ही इज एन एसेट, यू विल बिल्ड हिम एंड ही विल बिल्ड योर बिजनेस। So resource will depreciate, it is meant to be used, it comes with an expiry date. If it's an asset, it will appreciate, it is to be managed and developed, and it grows with time. That's myth number one established. Second is, it is a line function. मतलब ये डिपार्टमेंट का काम है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से बड़ा मिथ नहीं है। अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, मेरा राय है, मेरा सजेशन है, उसको बंद कर देना चाहिए। आपको ह्यूमन एसेट टीम डेवलप करनी है, टीम सेट करनी है। इस टीम में आपके फंक्शनल एचआर वाले लोग भी रहेंगे जो आपके कंप्लायंसेस, आपका रिक्रूटमेंट, आपका पेरोल, ये सब देखेंगे। और उसके बाद आपके सारे एचओडी भी रहेंगे, आपके मैनेजर रहेंगे। अगर आपके मैनेजर्स, आपके एचओडी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं कर रहे, आपके यहां पर अच्छा एचए मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। सो यू नीड टू हैव अ एचए टीम, नॉट एन एचए डिपार्टमेंट। दैट वाज द मिथ नंबर 2। तीसरा मिथ था हमारा कि हम काम के लिए पैसा देते हैं। जो सैलरी आप पे करते हैं
वो काम के लिए करते हो. आई एम रशिंग थ्रू इट बिकॉज हमने कल बात करी थी ये सारी. सो यू डू नॉट पे फॉर वर्क, यू पे फॉर टाइम. जो सैलरी आप देते हो वो टाइम के लिए देते हो, ना कि काम के लिए देते हो. तो काम के लिए आप कैसे दोगे, हम इस पे आज बात कर सकते हैं. फोर्थ रिस्क जो हमने बात करी थी, रादर एक कॉन्सेप्ट में बात करी थी कि जो आता है वो जाने के लिए आता है. जो आज का आपका सॉल्यूशन है कल की प्रॉब्लम का, वो आज का सॉल्यूशन आपका कल का प्रॉब्लम बनने वाला है. एग्जांपल हमने लिया था फ्रॉम द ग्रेट हॉर्स मैन्योर क्राइसिस ऑफ 1894 फ्रॉम लंदन, और यहां से हम आए थे एच ट्रिनिटी के ऊपर. सो ब्रह्मा एज ए रिप्रेजेंटेटिव हमने लिया था ऑफ टैलेंट एक्विजिशन, विष्णु टैलेंट डेवलपमेंट एंड रिटेंशन, एंड शिवा सक्सेशन प्लानिंग एग्जिट. और किस कंटेस्ट से ये ले रहे थे हम आज बात करने वाले थे. फिर हमने ब्रह्मा को लेकर एक बेसिक में बात करी थी कि ब्रह्मा इज अबाउट डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्विजिशन. विष्णु वाज अबाउट culture, talent management and engagement, and of course retention. And Shiva was about your succession plan and exit plan. आज हम डिटेल में बात कर सकते हैं ब्रह्मा के बारे में, विष्णु के बारे में और शिवा के बारे में. ब्रह्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिसे हम कहते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट. तो अगर आपने अच्छा टैलेंट लेने में मेहनत नहीं करी है, यू कैन नॉट कन्वर्ट अ डोंकी इनटू हॉर्स. मैं माफी चाहूंगा शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए, बट फैक्ट्स आर दिस कि अगर आपने गलत आदमी उठा लिया है, अब उसके ऊपर कितनी भी मेहनत कर लो, उसका जो आउटपुट है वो गलत आने वाला है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप आदमी सही उठाओ. नाउ इन दैट कंटेस्ट हमने ब्रह्मा को लेकर कल समझा था कि ब्रह्मा क्या है और ब्रह्मा को क्या करना है. तो ब्रह्मा को एक बैलेंस क्रिएट करना है. तो बैलेंस क्रिएट करना है एक्सपीरियंस और एनर्जी का, बैलेंस क्रिएट करना है रिटेंशन और एट्रिशन के बीच, बैलेंस क्रिएट करना है ह्यूमन इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी के बीच, बैलेंस क्रिएट करना है अच्छा आदमी काम का आदमी, बैलेंस क्रिएट करना है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और पर्सनल एम्बिशन, और बैलेंस क्रिएट करना है इन जनरल जहां पर आप कितना पैसा दे रहे हो और क्या आउटपुट चाह रहे हो, ये सही होना चाहिए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अच्छा आदमी और काम का आदमी कौन होता है. ठीक है, लेट्स डिफाइन पहले अच्छा आदमी कौन है और काम का आदमी कौन है. एक बार वो डिफाइन हो जाता है उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे. सो आप लोगों ने अपनी वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया होगा. तो आपने एक तरफ लिखे आपके टीम मेंबर के नाम, ठीक है, वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल में आपने लिखे आपकी कोर वैल्यूज. जो ऑरेंज और ग्रे का वो दिख रहा है उसमें आपने लिखी कोर वैल्यूज. कोर वैल्यूज इज लाइक कि कस्टमर फर्स्ट इज आवर वैल्यू. कोर वैल्यू इज लाइक हम एथिकल है. ठीक है, कोर वैल्यू जो भी आपकी वैल्यू सिस्टम है उसको आपने यहां पर मेजर करके लिखा. जब आप कहते हो ना किसी आदमी के बारे में कि ये मेरा अच्छा आदमी है, ही इज अ गुड पर्सन, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो आपकी वैल्यू से अलाइंड है. क्योंकि आपकी वैल्यू से अलाइंड है इसलिए आपको अच्छा लगता है. देयर इज नो अदर रीजन. सो आपकी वैल्यू से अलाइंड, आपके नेचर का जैसा आपको चाहिए वैसा, ही इज योर गुड पर्सन, अच्छा आदमी है. ठीक है, वो काम नहीं कर रहा, उसको निकालना है, लेकिन निकालने से पहले 2 बार सोचते हो यार अच्छा आदमी है बेचारा, जो बोलता है वो करता है, सुनता है मेरी बात, हमारे कल्चर से अलाइंड है, इसको कुछ और काम दे सकते हैं क्या. सो ही इज दैट पर्सन जिसको आप कहते हो अच्छा आदमी. यहां पर आपको लिखना है कि ये आपकी वैल्यूज क्या है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5. यहां पर आपने नाम लिखे हैं. यहां पर आपको लिखना है प्लस या प्लस माइनस या माइनस, बार लगाना है. बार मतलब बेंचमार्क सेट करना है. सो किसी वैल्यू में आपके वो प्लस है, किसी वैल्यू में वो माइनस है, किसी वैल्यू में प्लस माइनस है. नाउ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत सिंपल है और बहुत समझ काम का है आपके. अगर आपने एक वैल्यू लिखी, जैसे हम अपनी वैल्यू लेते हैं एक्चुअलाइज की, तो एक्चुअलाइज की वैल्यू है क्लाइंट बेनिफिट अप्रोच. क्लाइंट बेनिफिट अप्रोच का मतलब है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन नहीं, लेकिन जो हम काम करें उससे क्लाइंट को फायदा पहुंचे. हमारी दूसरी वैल्यू है जिसे हम कहते हैं वी एंजॉय व्हाट वी डू. तो हम जो भी काम करते हैं मजे से करते हैं. सो ये 2 वैल्यू है, जो क्लाइंट बेनिफिट अप्रोच और वी एंजॉय व्हाट वी डू. यहां पे मेरी टीम के नाम है, मान लीजिए नेहा. सो नेहा को मैं रेट करूंगा क्या शी इज एंजॉयिंग हर वर्क और नॉट, और शी इज डूइंग एज इफ सिर्फ नौकरी करनी इसलिए कर रही है. इफ शी एंजॉयिंग द वर्क मैं बोलूंगा प्लस, इफ शी इज नॉट एंजॉयिंग द वर्क आई एम सेइंग माइनस. सिमिलरली दूसरी वैल्यू आती है क्लाइंट बेनिफिट अप्रोच. क्या वो काम करने में क्लाइंट का फायदा पहले रखती है या अपनी सहूलियत पहले रखती है, उसका फायदा या क्लाइंट का फायदा.
अगर वो क्लाइंट के फायदों को पहले रखती है तो मैं बोलूंगा प्लस, अगर वो क्लाइंट को आगे नहीं रखती तो मैं बोलूंगा माइनस। इस तरह से सारी वैल्यूज जो मैं आइडेंटिफाई करी उसमें अपनी टीम को प्लस या माइनस में रेटिंग दूंगा। जो आदमी सब में प्लस आ रहा है वो मेरे काम का आदमी है, जो आदमी किसी में माइनस आ गया वो मेरे काम का आदमी नहीं है, सॉरी काम का नहीं, अच्छा आदमी नहीं है। तो मेरा अच्छा आदमी वो है जो मेरी वैल्यूज में बैठ रहा है। इससे टूल जहां पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी वैल्यूज है और कौन सी वैल्यू में आपके कितने लोग बैठ रहे हैं। आपकी टीम को सभी वैल्यूज में अलाइन होना जरूरी है। अगर किसी वैल्यू में अलाइन नहीं है तो अलाइन करना, उसके बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आदमी कितने भी काम का है लेकिन आपकी वैल्यूज से अलाइन नहीं है, आप उसको ऊपर नहीं उठा पाओगे, प्रमोशंस नहीं दे पाओगे। अगर गलत आदमी को प्रमोशन दे दिया, अगर वो आपकी सेकंड लाइन बन जाता है और आपकी वैल्यू सिस्टम से अलाइन नहीं है, आप उस पर भरोसा नहीं रख पाओगे, उसकी जिम्मेदारी में काम नहीं दे पाओगे, उसको चेक साइनिंग अथॉरिटी नहीं दे पाओगे। और क्योंकि आप जिम्मेदारी नहीं दे पा रहे हो, एक महंगा और पुराना आदमी होते हुए भी सारा लोड आपके कंधों पे रहेगा। वो कितने भी काम का क्यों ना हो, अगर वो अच्छा नहीं है, आपकी वैल्यू से अलाइन नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी उसको ऑफलोड कभी नहीं कर पाओगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही आदमी को ही प्रमोट करो। सो प्रमोशन का क्राइटेरिया अपार्ट फ्रॉम वर्क, इट इज दिस: एनी पर्सन इज नॉट अलाइन्ड विद ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यू, ही शुड नॉट बी प्रमोटेड। आप उसका इंक्रीमेंट कर सकते हो, प्रमोशन नहीं दे सकते हो। देयर इज ए डिफरेंस। प्रमोशन उसी का होगा जो काम में अच्छा है लेकिन वैल्यूज में भी अलाइंड है, वो आपका अच्छा आदमी भी है। यहां पर आगे वैल्यूज, उसके बाद आप देखते हो 3 चीज लिखी हुई है: समझ, नियत और काबिलियत। समझ मतलब डज ही गेट इट, क्या उसको काम समझता है, जो भी उसका प्रोफाइल है क्या उसको काम समझता है, क्या उसको काम की जिम्मेदारी समझती है। देयर आर 2 थिंग्स: डज ही अंडरस्टैंड द रोल एंड डज ही अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक सेल्स का बंदा है, डज ही अंडरस्टैंड द रोल मतलब क्या उसको पता है उसको कैसे बेचना है, क्या बेचना है, कब बेचना है, क्या उसको रोल की जिम्मेदारी है। डज ही अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सेल्स वाले की, माल बेचना नहीं। ही इज द गाय हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द सैलरी फॉर पियोन टू प्रिंसिपल। अगर सेल्स के बंदे ने काम नहीं किया, पियोन टू प्रिंसिपल किसी को पगार नहीं मिलने वाली। तो सबकी पगार निकालने की जिम्मेदारी सेल्स के बंदे की है। क्या उसको ये जिम्मेदारी समझ में आ रही है? तो समझ में आप रेट करने वाले हो, आता है या नहीं आता है। आता है मतलब क्या, उसको काम आता है और उसको काम की जिम्मेदारी पता है, उसका रोल पता है, रोल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लैरिटी है। सो अगर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्लियर है, आप करते हो टिक मार्क उस आदमी के सामने। अब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्या काम करने की नीयत है, इच्छा है, मर्जी से काम कर रहा है या मजबूरी में काम कर रहा है। अगर काम करने की नीयत है तो आप बोलते हो यस, टिक मार्क। अब समझ है और नियत है। अब तीसरा सवाल आता है, काबिलियत है क्या। काबिलियत मतलब क्या, कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी 3 एस्पेक्ट में आती है जिसे हम आस्क फैक्टर कहते हैं: एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल। सो कॉम्पिटेंसी है क्या, काबिलियत है क्या, क्षमता है क्या। तो समझ, नियत, काबिलियत, अगर तीनों में वो बंदा टिक मार्क आता है, समझ में भी, नियत में भी और काबिलियत में, तभी वो बंदा आपके काम का हुआ। तो आपका काम का बंदा कौन है? जिसको काम की समझ है, जिम्मेदारी का एहसास है, काम करने की नियत है और उसके पास काबिलियत है डिलीवरी करने की। तो समझ है, नियत है, काबिलियत है तो वो आपके काम का बंदा है, और वैल्यूज से अलाइंड है तो वो आपका अच्छा बंदा है। द बेस्ट पर्सन इज जो काम का भी है और अच्छा भी है, अच्छा आदमी और काम का आदमी। एंड यू रिकॉग्नाइज मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। या तो वो आदमी काम का नहीं है, समझ है, नियत है, काबिलियत नहीं है, समझ है, काबिलियत भी है, नियत नहीं है। इस हायरार्की में समझ, नियत, काबिलियत। समझ इज नॉलेज, नियत इज हिज एटीट्यूड, हिज अप्रोच, और काबिलियत इज हिज स्किल। सबसे आसान है समझ देना, दैट इज द चीपेस्ट टू डू, लीस्ट टाइम टेकिंग एंड लीस्ट नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड। समझ देना, समझ देने के बाद
आसान है काबिलियत बनाना। क्या चीज आपके लिए इंपॉसिबल है? नियत। आपकी टीम में जिसकी भी नियत पर आपको डाउट है कि वो काम कर सकता है, समझ भी है और काबिलियत भी है, करना नहीं चाहता, आप उसको रफा दफा करो, वो आपके काम का नहीं है। It is very close to impossible to change somebody's attitude. It's not worth it. आप वहां पे काम कर सकते हो जहां पे नियत सही है, इंटेंट सही है, एटीट्यूड सही है, स्किल नहीं है या नॉलेज नहीं है। नॉलेज देना सबसे आसान है, काबिलियत थोड़ा मुश्किल है। We had a client, he is into real estate. I won't be able to name him, but he is among top 4 real estate company in India. It's a listed real estate firm based out of Mumbai again, and this is how they work. GM and above, वो जब वो सेल्स का बंदा हायर करते हैं, GM and above जब वो सेल्स का बंदा हायर करते हैं, they do not hire from their industry. They hire from FMCG or telecommunication. Only two industry, FMCG or telecommunication. They are hired for real estate, but they are not hired from real estate companies, real estate industry. They are only hired from FMCG or telecommunication. उनका कंटेस्ट क्या है? अगेन ये समझ, नियत, काबिलियत। अगर कोई बंदा टेलीकम्युनिकेशन से आ रहा है या कोई बंदा FMCG से आ रहा है, कोको कोला से आ रहा है, उसको शायद मेरी इंडस्ट्री की समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर उसने 5 साल 10 साल FMCG में गुजारा है, उसको सेल्स आता है, काबिलियत है। अदरवाइज कोको कोला में 10 साल काम करने के बाद सेल्स नहीं आता, ऐसा हो नहीं सकता। और 10 साल कोको कोला में टिका है तो उसको नियत भी है, सेल्स में उसको करियर बनाना है। तो उसका नियत है, उसकी काबिलियत है। सिखाना क्या है? स्क्वायर फीट, प्लिंथ, स्लैब, हाइट, रियल एस्टेट की नॉलेज, वो देना बहुत आसान है। तो 15 दिन में मैं सिखा सकता हूं कि रियल एस्टेट क्या है, ठीक है, लेकिन 100 साल में नहीं सिखा सकता, सेल्स कर, इंटरेस्ट नहीं है तो दे हायर पीपल ऑन नियत एंड काबिलियत, एंड दे ट्रेन पीपल ऑन समझ। हम लोग इंटरव्यू में समझ और काबिलियत को देखते हैं, नियत पे ध्यान नहीं देते। और ज्यादातर लोगों को आपने फायर किया होगा, निकाला होगा, वो उनकी समझ और काबिलियत के लिए नहीं होगा, वो उनकी नियत के लिए होगा। यू शुड हायर फॉर नियत एंड काबिलियत, नॉट फॉर समझ। समझ कुड बी गिवन चीपली, बट नियत विल कॉस्ट यू। So this is what you need to understand as a part of Brahma. Another thing which you need to understand is this. So अगर आप सभी लोग बिजनेस से हैं तो दिस इज फॉर यू। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। आप कोई भी कंपनी चला रहे हो, दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपकी कंपनी में सिर्फ 3 काम होते हैं: बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस एग्जीक्यूशन और बिजनेस सपोर्ट। बिजनेस डेवलपमेंट का मतलब है दैट इज अ डिपार्टमेंट वेयर यू मेक प्रॉमिसेस, आप वादा करते हो। बिजनेस एग्जीक्यूशन इज अ डिपार्टमेंट विच इज दैट इज वेयर आप वो वादे को निभाते हो। Am I able to connect? So business development is a department जहां पर आप वादा करते हो, business execution is a department जहां पर आप वादा निभाते हो, और business support is a department जहां पर आप इन दोनों को सपोर्ट करते हो। So business development के अंदर क्या क्या आ रहा है? Right from lead कैसे जनरेट करनी है, लीड कैसे सेल्स में कन्वर्ट करनी है, और उसको कैसे रिकवर करना है पैसा, ठीक है, कस्टमर सर्विस एंड ऑल, ठीक है, PR, ये सब बिजनेस डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। CSR बिजनेस डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। बिजनेस एग्जीक्यूशन के अंदर आपका आता है एंटायर प्रोडक्शन, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, परचेज, प्रोक्योरमेंट, ये सब कुछ बिजनेस एग्जीक्यूशन का हिस्सा है। बिजनेस सपोर्ट के अंदर आपका आएगा HA एडमिन, फाइनेंस अकाउंट्स और लीगल लाइजनिंग, IT, ERP, ये सब कुछ आपका बिजनेस सपोर्ट का काम है। हम 3 जगह पे गलती कर रहे हैं। पहली चीज, आपके पास इन तीनों के इंडिपेंडेंट हेड होने चाहिए। अगर इन तीनों के पास इंडिपेंडेंट हेड नहीं है, इसका मतलब आपको इनके लेवल पे उतरना है। Am I able to connect? यहां पे 3 हायरार्की दिख रही है, विजनरी, देन इंटीग्रेटर एंड देन दिस फंक्शनल एरियाज। अगर आप में से कोई भी
डायरेक्टर है अपनी कंपनी का और इस फंक्शनल एरिया का भी हेड है, दिस इज वन ऑफ योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। एट फंक्शनल लेवल यू आर मायोपिक, आपको डिटेल देखनी है, आपको निटी-ग्रिटी में जाना है, आपको डे टू डे देखना है, और इंटीग्रेटर और उसके ऊपर विजनरी लेवल पर आपको दूरदर्शिता चाहिए। यू आर नॉट कट आउट फॉर दैट। आप दोनों में से एक काम बढ़िया तरीके से कर सकते हो और एक काम में आप हमेशा गड़बड़ करोगे। कैन वी रिकॉल द ग्रेटेस्ट डायनेस्टीज वी एवर हैड? ग्रेटेस्ट डायनेस्टीज से मेरा मतलब है जो जनरेशन से जनरेशन अपने आप चली, ग्रेटेस्ट डायनेस्टी, जैसे फॉर एग्जांपल मुगल्स 7-8 जनरेशन चली आई गेस, ठीक है। चोलास कई सौ साल चले अपने साथ, ठीक है। तो ये जितनी भी बड़ी डायनेस्टीज थी, ठीक है, इवन अगर हम बात करते हैं अशोकाज, अपने मौर्य डायनेस्टी 3 जनरेशन चली, पूरे इंडिया पे राज किया, ठीक है। सो मौर्य में यू हैव चंद्रगुप्त मौर्य एंड यू हैव चाणक्य, ठीक है। at home at Pune, Mumbai, we had Shivaji Maharaj, Chhatrapati Shivaji Maharaj. Now Shivaji Maharaj थे और जीजाबाई थी, श्री राम थे प्रभु और वशिष्ठ थे। सो हमेशा एक टीम चली है। इफ यू नोटिस सारे जितने ग्रेट कॉन्करर्स, जितने ग्रेट रूलर्स हुए हैं, इट वाज ऑलवेज ए टीम। देयर इज समबडी हु इज अ विजनरी, देयर इज समबडी हु इज अ इंटीग्रेटर। तो चाणक्य का विजन है अखंड भारत, इंटीग्रेट करता है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका। जीजाबाई का विजन है हिंदवी स्वराज्य, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं शिवाजी महाराज। एम आई एबल टू कनेक्ट? विजनरी एक डोमेन है, इंटीग्रेटर एक डोमेन है। एक आदमी विजन लेकर आ सकता है, एक आदमी एग्जीक्यूट कर सकता है। एक आदमी के बिना दूसरा अधूरा है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप इन दोनों में से एक आपका नेचुरल है, एक आपका यू आर स्ट्रगलिंग टू डू इट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, इफ यू आर स्विमिंग विद द टाइड, और क्या कहते हैं हम इसको, अपस्ट्रीम, और इफ यू आर स्विमिंग डाउनस्ट्रीम। सो अपस्ट्रीम स्विमिंग करने में आपको ज्यादा आनंद आएगा या डाउनस्ट्रीम स्विमिंग करने में आपको ज्यादा आनंद आएगा? अगर आप अपस्ट्रीम तैरते हो, मतलब अगेंस्ट द करंट तैर रहे हो, और आपके पास 10 मिनट है, तो 10 मिनट में अगेंस्ट द करंट आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? विज़ आपके पास वही 10 मिनट है और आप विद द करंट डाउनस्ट्रीम स्विमिंग कर रहे हो, तो विद द करंट या डाउनस्ट्रीम स्विमिंग करने में 10 मिनट में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? लेट्स अज्यूम अगर आप उसी जगह पे टिके रहे अगेंस्ट द करंट, उसी जगह टिकने के लिए अगेंस्ट द करंट आपको बहुत मेहनत करनी है। लेकिन अगर आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो, विद द करंट फ्लो कर रहे हो, तो 10 मिनट में शायद आप 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर भी कर पाओगे। एम आई एबल टू कनेक्ट? तो अगर आप अपने नेचुरल में फ्लो कर रहे हो, तो आप डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करने वाले हो विद द सेम टाइमलाइन। आप सब लोग अपना अपना समय लिखवा के लेकर आए हो कि आप कितना समय बिजनेस में देने वाले हो। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, आई डोंट नो, बट देयर इज अ लिमिट टू इट। कितना टाइम बिजनेस में देने वाले हो, उतने टाइम में जो आप अपने करियर में देने वाले हो, अपने बिजनेस में देने वाले हो, अगर आप डाउनस्ट्रीम ट्रेवल कर रहे हो अपने नेचर के साथ, तो आप बहुत आगे जाने वाले हो। और अगर आप अपस्ट्रीम ट्रेवल कर रहे हो अपने नेचर के विरुद्ध, तो आप बहुत मेहनत करने वाले हो, लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला, रिजल्ट नहीं मिलने वाले, पसीना बहुत बहेगा, रिजल्ट नहीं आएंगे। सो इफ यू फील आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा है लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, इसका मतलब इतना सही है, आप अपने नेचर के साथ काम नहीं कर रहे हो, अपने नेचर के विरुद्ध काम कर रहे हो। नेचर क्या है? इधर यू आर ए विजनरी और यू आर इंटीग्रेटर। विजनरी कौन है? जो दूर का देख सकता है। इंटीग्रेटर कौन है? जो डिटेलिंग कर सकता है। दूर का देखने वाला आदमी अलग है, डिटेलिंग करने वाला आदमी अलग है। ह्यूमन आईज भी ऐसी नहीं है। अगर आप दूर का देख रहे हो आपको पैर के नीचे नहीं दिखता, और अगर आप पैर के नीचे फोकस कर रहे हो आपको दूर का नहीं दिखता। फोकस एक टाइम पर एक ही जगह पर हो सकता है। अगर आप दूर का फोकस रख रहे हो दूरबीन पर, कैमरा में, तो पास का धुंधला हो जाएगा, अगर आप पास में फोकस कर रहे हो तो दूर का धुंधला हो जाएगा। दैट इज हाउ इट इज। नेचर ने ऐसे बनाया है।
तो विजनरी और इंटीग्रेटर एक आदमी नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली हम विजनरी का भी काम कर रहे हैं, हम इंटीग्रेटर का भी काम कर रहे हैं, और वर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके नीचे फंक्शन भी गए हैं। अगर आप तीनों लेवल पे काम कर रहे हो, फ्रेंकली स्पीकिंग आप विजनरी में काम कर ही नहीं रहे हो, बिकॉज नीचे लेवल पे फायर फाइटिंग हो रही है। बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस एग्जीक्यूशन, बिजनेस सपोर्ट में फायर फाइटिंग है। जब आप फायर फाइटिंग में हो, आप विजनरी हो ही नहीं सकते हो। It is humanly impossible to think about 10 years from now when you are fighting for survival. और नीचे के लोग रोज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल में ही अटके हैं। इंटीग्रेटर का काम है सिस्टम एंड प्रोसेस सेट करना, विजनरी का वो भी काम नहीं है। विजनरी का काम सिर्फ एक ही है कि आज से 10 साल में क्या होने वाला है, टू सी फ्यूचर टुडे। इफ यू आर एबल टू सी फ्यूचर टुडे, दैट्स द गेम। अगर आपको पता होता कि नेक्स्ट इंफोसिस कौन सी है 10 साल बाद, उसमें आज पैसा डाल दो, इट्स द गेम। इफ यू आर एबल टू सी फ्यूचर टुडे, बट इफ यू आर सीइंग फ्यूचर and you are executing day to day, you are not able to see future or you are not able to do day to day, but nature आपको फोर्स करेगा डे टू डे में। तो आपको पहले नीचे वाले लेवल से बाहर निकलना है, विच इज योर बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस एग्जीक्यूशन, बिजनेस सपोर्ट वाले लेवल से। वहां से बाहर निकल के आपको देखना है आपका बेसिक नेचर क्या है, क्या आप विजनरी हो या आप इंटीग्रेटर हो। अगर आप विजनरी हो तो आपको इंटीग्रेटर आइडेंटिफाई करना है, अगर आप इंटीग्रेटर हो तो आपको विजनरी चाहिए। Next, let's get into this. Now, if you have understood your visionary and you have got your CEO, which is your integrator, if you are CEO material, get a coach for yourself. चंद्रगुप्त, चाणक्य, तो चाणक्य पहले आए, चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर आ गए। चाणक्य भी तो तलवार लेके जा सकते थे, वो नहीं गए। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको एग्जीक्यूट करना है। आप विजनरी हो, इंटीग्रेटर लेकर आ जाओ, इंटीग्रेटर हो, विजनरी लेकर आ जाओ, एंड देन नीचे के तीनों टीम के 3 लीडर उठाओ। एज ए इंटीग्रेटर आपको सिर्फ 3 लोग से रिपोर्टिंग चाहिए। बिजनेस डेवलपमेंट के लिए एक हेड, एग्जीक्यूशन का एक हेड, और बिजनेस सपोर्ट को एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा। बिजनेस सपोर्ट है, ये नाम बहुत चुनाव करके रखा गया है। बिजनेस सपोर्ट है ये। योर एचए, योर अकाउंटेंट, योर फाइनेंस हेड इज नॉट ए कंट्रोल फंक्शन, इट्स ए सपोर्ट फंक्शन। लेट मी पुट इट दिस वे, एचए डिपार्टमेंट, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपका लीगल लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट, ये आपकी कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये आपकी कंपनी के जो 2 पिलर है, एग्जीक्यूशन एंड डेवलपमेंट, इसको सपोर्ट करने के लिए है। क्योंकि जो गोल आपने सेट किए कंपनी के लिए, इसको पूरा करने के डिपार्टमेंट ये 2 है, बिजनेस डेवलपमेंट या बिजनेस एग्जीक्यूशन। आपके जो भी बिजनेस गोल्स है वो इन्हीं दोनों डिपार्टमेंट से पूरे होने वाले हैं। सपोर्ट फंक्शन का काम है इंश्योर करना कि ये अपना काम कर पाए। तो जो रिपोर्ट इनको चाहिए वो दी जाए, जो ज्ञान इनको चाहिए वो दिया जाए, जो टूल्स उनको चाहिए वो दिए जाए, जो टीम उनको चाहिए वो दी जाए, जो सिस्टम इनको चाहिए वो दिए जाए। सो सपोर्ट फंक्शन, एचए, एडमिन, फाइनेंस, अकाउंट्स, लीगल, लाइसेंसिंग, all they need to do whatever it takes to support development and execution। और उनकी नीयत भी सपोर्ट की होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है बहुत सारी कंपनी में ये कंट्रोलिंग फंक्शन हो जाते हैं। दे सिट ऑन द हेड ऑफ डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन टीम। चलो फॉर ए केस स्टडी हम चेतन से बात करते हैं या ईशान से बात करते हैं, ठीक है। सो ईशान एंड चेतन, अगर आपके 100 लोग हैं, आपका मान लिख के चलते हैं कि साल भर में आप कितने लोग का इंटरव्यू लेते हो, कितने लोग को हायर करते हो, नहीं कितने लोग का इंटरव्यू लेते हो। आप साल भर में जितने लोग का इंटरव्यू ले रहे हो, ऑन एन एवरेज आप शायद 4 में से 1 या 10 में से 1 उठाते होंगे, राइट। सो ईशान, आपने 20 लोग के इंटरव्यू लिए, शायद 20 में से आपने 3 या 4 लोग को हायर किया होगा और 15 लोग को शायद आपने रिजेक्ट किया होगा। अच्छा, 20 में से आपने 2 को हायर किया और 18 को रिजेक्ट किया, राइट। क्या ये 18 लोग सीक्रेट में आए थे ईशान के पास, किसी को बिना बताए? इन 18 लोगों ने अपने बीवी को बताया होगा कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं। इन 18 लोगों ने अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को बताया होगा, और ये 18 में से कई लोगों ने अपने कलीग्स को बताया होगा कि मैं ईशान की कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूं, इजंट इट? ये सभी के सभी लोग पूछने वाले हैं इंटरव्यू के बाद कि इंटरव्यू कैसा हुआ। ये सभी के सभी जो रिजेक्ट हुए हैं वो ये बताने वाले हैं कि मैं रिजेक्ट हो गया कि बिकॉज मैं नाकाफी था, बिकॉज मैं नाकाबिल था, मेरे में गलती थी, मैं बेकार था। आई डोंट थिंक सो, राइट।
ये कहने वाले हैं कि मैं कंपनी को रिजेक्ट करके आया, मिला इसलिए मैं कुछ भी इंटरव्यू नहीं। ठीक है, अगर उसमें कुछ सच्चाई हुई तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, लेकिन कुछ सच्चाई नहीं भी हुई तो भी वो यही कहने वाला है कंपनी वाज नॉट गुड इनफ। हर साल ऐसे 18-20 लोग मार्केट में जा रहे हैं और आपकी कंपनी के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं। अगर आप 20 साल पुरानी कंपनी हो, अभी तक मार्केट में 200 लोग जा चुके हैं जो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं। इट इज नॉट ए गुड कंपनी टू वर्क विद। दे हैव नेवर वर्कड विद यू, दे नेवर न्यू यू, बट जस्ट टू सेव देयर इमेज, वो मार्केट में आपकी इमेज खराब करने वाले हैं। और आप जितनी मार्केट जितने लोग को इंटरव्यू करोगे, उसमें से एक को लोगे, 10 को छोड़ोगे, वो 10 के 10 आपके बारे में मार्केट खराब बोल रहे हैं। नाउ लेट्स सी, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, लेट्स अंडरस्टैंड, मार्केट बहुत छोटा है आपका जॉब मार्केट। इफ यू पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चेक करो आप अपने, कि आपके 10 साल में जो हायरिंग हुई है वो कितनी कंपनी से हुई है, और जो आपके यहां से लोग छोड़ के गए वो कितनी कंपनी में गए। 25-30 कंपनी से ऊपर ये निकलने वाला नहीं है डेटा। मतलब कुछ मिलाकर 30-35 कंपनी होगी या 25-30 कंपनी होगी। लोग इधर से आते हैं और इधर जाते हैं शहर में, तो 4-5 कंपनी से लोग आएंगे और 4-5 कंपनी में लोग जाएंगे, आपका 25-30 भी नहीं है। तो टोटल मिलकर 25 या 30 कंपनी का आपका दुनिया है, जहां से लोग आने वाले हैं या लोग जाने वाले हैं आपके। तो आपकी इमेज इनके एम्प्लॉइज के दिमाग में जो है वो आपकी मार्केट में इमेज है, जॉब मार्केट में। ये 25-30 कंपनी के एम्प्लॉइज आपके वर्क कल्चर के बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये डिफाइन करेगा कि आपको आपका नवा बंदा महंगा मिलने वाला है। मैं मेकिंग सेंस हियर, अंडरस्टैंड दिस। अगर सेम प्रोफाइल है, सेम लोकेशन है, टाटा है और रिलायंस है, सेम प्रोफाइल, सेम लोकेशन और सेम पैकेज। सो पूना है, हिंजेवाड़ी है, उसमें टाटा की एक कंपनी है, उसमें रिलायंस की कंपनी, दोनों अगल बगल में। डिस्टेंस इज नॉट एन इशू नाउ। दोनों एक ही प्रोफाइल दे रही है और दोनों एक ही सैलरी दे रही है, सिर्फ 20,000 रुपए। तो क्या लगता है, बंदा टाटा ज्वाइन करेगा या रिलायंस ज्वाइन करेगा? टाटा प्रेफर करेगा 100%। क्यों? उसी आदमी को अगर रिलायंस को लेना है तो रिलायंस को 30 to 40% सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अगर टाटा 10,000 ऑफर कर रहा है तो रिलायंस को 12-15,000 ऑफर करना पड़ेगा उसी आदमी को लेने के लिए। 10 के 10 में नहीं उठा पाएगा। तो 3 कैटेगरी है, यू आर नोन एज एम्प्लॉयर कंपनी, you are not known and you are known as poor employer company। तो 3 लेवल हो गया ना। आपकी छवि खराब है, आपकी छवि अच्छी है और आपके बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर आपकी छवि अच्छी है, आपको 10,000 में मिल गया, आपके बारे में जानकारी नहीं है, तो योर इमेज इन द मार्केट, अगर आपकी इमेज मार्केट में अच्छी है, आपको ना अच्छा आदमी मिलता है बल्कि आपको आदमी सस्ता भी मिलता है। So it is economically important to have a good reputation in the job market. And how do you create it? You made a point that a good employer will always get good people at reasonable price. So it makes economic sense to have a reputation of being a good employer. You are crystal clear in your point. Crystal clear. Thank you. Now let's see this. How do you, and I'm just giving a few pointers. These are not the only thing you need to do. There is so much you can do. So what is only employer? It would be easy for you to hire talent. You will be able to attract talent, not only acquire talent. Acquisition में मतलब आप उसके द्वार पे जा रहे हो कि बेटा मेरे यहाँ काम करने आ, उसके टर्म से कंडीशन रहेंगे। अगर वो सामने से अप्लाई कर रहा है कि सर मुझे आपके यहाँ काम करना है, तो आपके टर्म से कंडीशन रहेंगे। So if you are branded well as an employer, it can do wonders. आपको सस्ता आदमी मिलेगा, बेहतर आदमी मिलेगा, ये हमने स्टैब्लिश किया। अब हम बात कर रहे हैं कैसे अपने आप को बेटर ब्रांड करें, कैसे ब्रांड करें, और बहुत सस्ते में अच्छा ब्रांड हो सकता है। जो ये नेगेटिविटी थी यही पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकती है, बहुत बेसिक से। नाउ अंडरस्टैंड दिस। आप 20 लोग को इंटरव्यू लेते हो एक पोजीशन या 2 पोजीशन के लिए, तो आप 18 लोग को रिजेक्ट कर रहे हो। यही हमने पहले बात करी थी।
ये 18 लोग मार्केट में जाके आपके बारे में बुरा बात करें, यहां से मार्केट में आपका ब्रांड खराब होना चालू हो रहा है। अगर हम कुछ ऐसा करें जहां पर हम ये स्पेसिफाई कर पाए, ये स्टैब्लिश कर पाए कि हाउ डू आई पुट इट, कि दिस इज ए ग्रेट कंपनी टू वर्क फॉर, और वो कहां स्टैब्लिश करना है? एक बंदा आपकी कंपनी में, आपके कॉम्पिटिशन यहां से इंटरव्यू देने आया है, वो रिजेक्ट हुआ है, अब वापस अपनी कंपनी में गया है, और वापस अपनी कंपनी में जाने के बाद अगर वो ये बात करे कि इट वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी, बट इफ तुम्हें चांस मिले दोस्त तो तू पक्का जाओ उस कंपनी में, वो बहुत बढ़िया कंपनी है, तो आपका गेम चेंज हो जाता है। अगर कलीग बोलता है वर्ड ऑफ माउथ से कि ये ग्रेट कंपनी टू वर्क फॉर है, कोई कंपनी टू वर्क फॉर है, ये कैसे स्टैब्लिश करे? तो कैसे वो एक्सपीरियंस दे उसको जो इंटरव्यू देने आया है कि इट्स ए ग्रेट कंपनी टू वर्क फॉर? ये तब हो पाएगा जब अगेन आप थोड़ा सा इमेज चेंज करोगे। इमेज क्या चेंज करनी है? ये रिक्रूटमेंट नहीं है, ये टैलेंट एक्विजिशन नहीं है, ये सेल्स है, और सामने बैठने वाला आपके यहाँ नौकरी लेने नहीं आया है, वो आपका कस्टमर है। अगर आप अपनी कंपनी, अपना प्रोडक्ट उसको नहीं बेच पाए, तो आप अपने कस्टमर को भी, आपका माल नहीं खरीदा, आपका ब्रांड नहीं खरीदेगा, आपकी इमेज नहीं खरीदी, तो वो कैसे कस्टमर को वो इमेज बेचने वाली है? तो पहला काम आपको क्या करना है, इंटरव्यू चालू करने से पहले यू हैव टू सेल योर कंपनी टू द प्रोस्पेक्ट कैंडिडेट। यू हैव टू एंश्योर, एक पोजीशन है, एक साथ ही ज्यादातर लोग आए, एक एक करके ना आए। मतलब अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग एक साथ आते हैं और एक एक करके इंटरव्यू देते हैं। तो 10 लोग एक साथ एक हॉल में आए हैं, सबसे पहले आपने 10 लोग को एक साथ अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन दिया है कि दिस इज व्हाट माय कंपनी इज ऑल अबाउट, ये इसका विजन है, ये इसकी वैल्यूज है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारे क्लाइंट है, इस तरीके से हम मार्केट में जाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस भरोसे मत बैठो कि उनको प्रोफाइल पता है, आप प्रोफाइल क्या है उनको एक्सप्लेन करते हो, ये एक्सपेक्टेशन है, हम इस प्रोफाइल के लिए हायरिंग कर रहे हैं। और इंटरव्यू चालू होने से पहले ये 10 के 10 लोग को आप बता देते हो कि अगर इस प्रोफाइल के लिए काम चालू कर रहे हैं, अब आप बताओ इस कंपनी और इस प्रोफाइल के लिए आप रेडी हो क्या, ये काम आप करना चाहते हो क्या, ये आउटपुट आप डिलीवर कर सकते हो क्या? और अगर वो ना कहते हैं तो वो वहीं पे इंटरव्यू खत्म हो दिए जाए, जो लोग हाँ कहते हैं वो नेक्स्ट लेवल पे जाए। इससे पहले आप एक और काम करते हो, टेलीफोनिक राउंड में ही आप बता देते हो कि प्लीज पूरा आधा दिन या एक पूरा दिन निकाल के आइएगा, जाने के हिसाब से मत आइएगा। तो वो पहले से मेंटली तैयार है पूरा दिन स्पेंड करने के लिए, या आधा दिन स्पेंड करने के लिए। आपने प्रेजेंटेशन दी, अब उसको कंपनी के बारे में ग्रेप पाइन से नहीं पता, वेबसाइट से नहीं पता, हॉर्सेस माउथ से पता है। आपसे बेहतर या आपकी लीडरशिप से बेहतर आपकी कंपनी के बारे में वेबसाइट नहीं बता सकती, मार्केट नहीं बता सकता, तो आपसे उसने कंपनी के बारे में सुन लिया क्या है। फिर स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 आप अपना इंटरव्यू प्रोसेस कंटिन्यू करते हो। वो आपको अपना असेसमेंट सेंटर सेट करना है। हर लेवल पर आप लोगों को निकालोगे। तो सबसे पहला लेवल था जहां पर आपने पहले ही निकाल दिया, राइट। दूसरा लेवल था जहां पर आपने इंटरव्यू लेते लेते निकाला, वो आपने अपना असेसमेंट सेंटर लगाया, और फिर फाइनली आपने किसी को सिलेक्ट किया। तो 2 लोग सिलेक्ट हुए, लेकिन 18 लोग अलग अलग स्टेज में रिजेक्ट हुए। जो जब भी रिजेक्ट हुआ, आपकी कंपनी से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 50 रुपए का कुछ दो उसको आइटम, या 5000 रुपए का दो, जैसी आपकी श्रद्धा। उसको एक की चेन दो, पेन दो, एक डायरी दो, एक किताब दो, एक म्यूजिक वीडियो दो, वॉट एवर यू फील लाइक, बट एक गिफ्ट आपकी तरफ से जाना चाहिए, इस भाव के साथ कि वहां पढ़ाई उठा ले नहीं, इस भाव के साथ कि तूने अपना टाइम दिया। टाइम मतलब तूने अपनी जिंदगी दी, ठीक है। आई कैन नॉट कंपनसेट दैट टाइम, वो टाइम मेरी कंपनी के फायदे के लिए था। आज हम नहीं मिल पा रहे, साथ में आगे नहीं जा पा रहे, बिकॉज शायद ये मैच नहीं कर पा रहा जो हमारी रिक्वायरमेंट है और जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, ये फिटमेंट नहीं है। नॉट दैट कि आप खराब हो, बिकॉज ये फिटमेंट नहीं है इसलिए हम आगे आज नहीं जा रहे, नो वरीज, बट वी वैल्यू योर टाइम। मेरी तरफ से प्लीज ये एक्सेप्ट कीजिए, इट कुड बी 50 रुपीज गिफ्ट। अब जो आदमी पहले आपसे आपकी कंपनी का पूरा स्टोरी सुन के गया है, उसके बाद एक गिफ्ट हाथ में लेकर गया है, इतने भी नमक हराम लोग नहीं है अपने हिंदुस्तान के या दुनिया के कहीं के भी कि उसके बाद भी आपको गाली देंगे। मुझे नहीं लगता उसको जिंदगी में किसी कंपनी के इंटरव्यू के बाद गिफ्ट मिला होगा, आपकी कंपनी में मिलता है।
उसको पछतावा होता है कि शायद थोड़ी और तैयारी करके आया होता और इंटरव्यू पास कर लिया होता. He would miss that opportunity. बट वो एक अच्छी फील लेकर गया कि अच्छे लोग भी मार्केट में है. जब अपने दोस्तों से मिलता है तो वो तारीफ करता है, यार ऐसी एक्सपीरियंस मिला मुझे. वो 50 रुपए का गिफ्ट कैन बी ए गेम चेंजर. और वो गिफ्ट शुड बी गिवन ऑन, मतलब हाथ से देना चाहिए और आपसे जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो रास्ते में जाते आते रिसेप्शन से कुछ वो गिफ्ट पड़ा उठाते जाना, भाव खत्म हो जाएगा. वो भाव से देना कि मैं वैल्यू योर टाइम बहुत जरूरी है. इतना सा भी आप एक्टिविटी करते हो, एक्शन लेते हो ना, it will go long way in creating you as an employer brand. There is so much you can do, but I'm saying this is not going to cost you anything. एक, उसको आपसे बताना कि कंपनी क्या है. दो, एक छोटा सा गिफ्ट, जो उसका पूरा गेम था वो चेंज हो गया. आर वी ऑन द सेम पेज? क्या हम इतना लेट टेक ओवर ले सकते हैं? इतना हम कल से चालू कर देंगे. कल से कोई भी अपनी और मैं कह रहा हूं कैंडिडेट तो क्यों रख रहे हो? कोई क्लाइंट पहली बार आया, कोई वेंडर पहली बार आया, anybody who visits your company first time, he takes away something. वो जो टेक अवे है ना, वो एक हुक है, मेमोरी हुक है. ठीक है, 100 साल बाद भी उसको याद रहेगा इस कंपनी में आया था और कुछ लेकर गया था. तो वो एक अच्छी मेमोरी आपने उसको डे 0 पे दे दी, चाहे वो वेंडर था, चाहे आपका क्लाइंट था, चाहे आपका टीम था. इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग. सो दिस इज फर्स्ट. यहां से आप एम्प्लॉय ब्रांडिंग करते हो. तो रिक्रूटमेंट से पहले का ये काम है, ये सब तैयारी रखना. सॉर्टेड हम क्या बात कर रहे हैं? नाउ लेट्स गेट इनटू सेकंड पार्ट. हम बात कर रहे हैं अब वो इंटरव्यू के असेसमेंट सेंटर आपको बिठाने पड़ेंगे. हमने बोला था विष्णु के पास एक स्वान पक्षी है जो उनका वाहन है. स्वान दूध और पानी में दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है. इसका मतलब वो अच्छे और बुरे का फर्क कर सकता है, मोती चुग सकता है. उसी तरह से आपके पास अपना असेसमेंट सेंटर चाहिए. असेसमेंट सेंटर इसलिए चाहिए क्योंकि कल हमने एस्टेब्लिश किया था कि आप बायस्ड हो. आप 7 सेकंड के अंदर जज कर लेते हो सामने वाले को. उसका मुंह खोलने से पहले उसको जज कर लेते हो ये बंदा मेरे काम का है या नहीं काम का है. फिर इंटरव्यू जब आप 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 राउंड, 5 राउंड लेते हो, आप उसको जज नहीं करते हो. आप अपने ओपिनियन जो उसके बारे में पहले ही फॉर्म कर चुके हो उसको जज कर रहे हो. तो ओपिनियन आप बनाने वाले हो, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको जज करने के आपके पास फिल्टर होने चाहिए, आपके पास असेसमेंट सेंटर होना चाहिए. नॉलेज को आप सवाल से जज कर सकते हो, स्किल को सवाल से जज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट आस्क अ पर्सन आर यू गुड सेल्स पर्सन. यू कैन नॉट आस्क ए प्रोडक्शन गाय कैन यू डू यू नो सिविल इंजीनियरिंग. सो स्किल शुड बी जज्ड विद सम एक्शनेबल. नॉलेज शुड बी जज्ड विद क्वेश्चंस. तो आपको नॉलेज क्या चाहिए उस बंदे में, पहले आपको उसका नापना पड़ेगा कि जिस प्रोफाइल को हायर कर रहे हो उस प्रोफाइल से आउटकम क्या चाहिए. आउटपुट मतलब हम बात करें केआरए. हमने कल इस्टेब्लिश किया था केआरए और जेडी में फर्क क्या है, इनपुट और आउटपुट. हम लोग अपनी पूरी एनर्जी लगा लेते हैं जेडी बनाने में. हमारे लिए इंपॉर्टेंट जेडी नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट केआरए है या केपीआईज है फॉर दैट मैटर. मतलब आउटपुट की क्लैरिटी चाहिए. तो जब प्रोफाइल हायर कर रहे हो उसका केआरए आपको पहले चाहिए कि इससे आउटपुट क्या चाहिए. वो आउटपुट आपके सामने लिखा हुआ है. वो आउटपुट 2 या 3 चीज है. उस आउटपुट को डिलीवर करने के लिए क्या एटीट्यूड चाहिए, क्या स्किल चाहिए और क्या नॉलेज चाहिए, ये आपको पास पहले से पता होना चाहिए. फिर स्किल को जज करने के लिए आपके पास सवाल, आपके पास एक्शनेबल्स होने चाहिए. नॉलेज को जज करने के लिए आपके पास व्हाट यू कॉल दैट सवाल होने चाहिए. सो रिक्रूटमेंट कहां से चालू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, पहले उसको एस्टेब्लिश करते हैं. शादी समझते हैं हम सभी लोग ना. तो शादी शुरू होता है कॉन्सेप्ट रोका से. मतलब सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई होता है कि शादी करनी है. तो नीड अराइज हुई लड़की को लड़के को कि शादी करनी है. उसके बाद सबसे पहले होता है पहला सेरेमनी जिसे हम कहते हैं रोका. अब हर कास्ट में, हर रिलीजन में अलग अलग कॉन्सेप्ट है. रोका मतलब टिपिकली आई थिंक नॉर्थ साइड में रोका वर्ड यूज होता है. आप लोग यहाँ पता नहीं क्या होता है. रोका मतलब जहां पर आप उसको शगुन देते हो, पहली बार आप कंफर्म करते हो अब शादी करनी है. ये सगाई से भी पहले वाला काम है. आई थिंक यहाँ पोहा खाना पता नहीं क्या कहते हैं, है ना, जहां पर आप मिले हो और आपने डन किया है तो आप पहला कुछ शगुन पास करते हो. ठीक है, हम लोग रोका कहते हैं. तो रोका हुआ. उसके बाद आपका होता है यहाँ गुड़ खाना. उसके बाद आपका होता है जिसे हम कहते हैं सगाई.
तो पहले अपने गुड़ खाना कहते हैं, उसके बाद हम कहते हैं सगाई, सगाई के बाद है शादी, शादी के बाद क्या है वो छोड़ देते हैं। सो हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रोका या गुड़ खाना, या फिर आगे सगाई, फिर आगे शादी। इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रिलीजिंग द ऑफर इज गुड़ खाना, इज रोका। ऑफर लेटर रिलीज करने का मतलब है मैं भी अभी देखता नहीं हूं कहीं और तू भी अभी देखना बंद कर दे। सॉर्टेड? मैं भी देखता नहीं हूं कहीं और तू भी अभी देखना बंद कर दे, दैट इज योर ऑफर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकंड स्टेज, क्या है? सगाई। सगाई इज हिज अपॉइंटमेंट, हिज ऑनबोर्डिंग। तो जब आपने ऑफर लेटर रिलीज कर दिया ना, उसके बाद हम बात कर रहे हैं उसका अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट इज सगाई, सगाई इज मोर लेस कंफर्म्ड। शादी ऑफर लेटर से अपॉइंटमेंट के बीच में टूटती है, अपॉइंटमेंट के बाद टूटनी नहीं चाहिए। मतलब सगाई के बाद रिश्ता टूटना ज्यादा रिस्की है, सगाई होने से पहले अगर रिश्ता टूट गया टेंशन नहीं है। सो यू हैव दैट पीरियड इवन टू जज फ्रॉम ऑफर टू अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में अभी तक शादी नहीं हुई है, अंडरस्टैंड दिस। अपॉइंटमेंट में अभी सिर्फ सगाई हुई है, शादी होती है उसके कंफर्मेशन पर। तो हमने 3 लाइन समझी, अपॉइंटमेंट से पहले ऑफर, ऑफर, अपॉइंटमेंट, कंफर्मेशन। रिक्रूटर का काम कंफर्मेशन पे खत्म हुआ है। जो दूसरा चैलेंज ज्यादातर कंपनी में हो जाता है वो ये है, द मोमेंट बंदा आ गया हम समझ बैठे कि काम हो गया, द पर्सन हमने ऑनबोर्ड कर दिया, हमको लगा बंदा आ गया एक जगह पर। बंदा जगह पर अभी तक नहीं आया है, शादी अभी तक नहीं हुई है। अगर सगाई होने पर आपने अपने गार्ड्स डाउन कर दिए तो शादी टूट भी सकती है। अगर लड़की को पता चल गया लड़के में क्या कमी है, क्या लफड़े हैं सगाई के बाद, तो शादी टूट भी सकती है। शादी होने तक यू हैव टू बी इन योर बेस्ट। आपको आपका पेट तब तक निकलना नहीं चाहिए, आपको अपना फिटमेंट रखना है। तो वही हम यहां बात कर रहे हैं कि ऑफर रिलीज किया है, ऑनबोर्डिंग करी है एंड देन कंफर्म किया है। कंफर्मेशन तक ये ब्रह्मा वाला काम है, ये रिक्रूटमेंट का ही काम है। रिक्रूटमेंट खत्म होता है कंफर्मेशन पे, रिक्रूटमेंट चालू होता है एमआरएफ पर, मैन पावर रिक्विजिशन। आदमी की नीड आइडेंटिफाइड हुई है, वहां से चालू हुआ है, और कंफर्मेशन हुआ है मतलब शादी हुई है, वहां पर खत्म हुआ है। तब तक ये प्रोसेस ऑनगोइंग है। नाउ सबसे पहले जब लड़का ढूंढने वाला हम या लड़की ढूंढने वाला काम कर रहे हैं, हमें ये कॉन्सेप्ट इस तरह से बिठाना है कि दोनों को एक दूसरे को जज करना है। फॉर सम रीजन गलती ये हुई है हिंदुस्तान में कि जो लड़की है उसको पास होना जरूरी है, लड़की फेल नहीं हो सकती। लड़का जज कर रहा है, लड़की जज नहीं कर रही। मेरा मतलब क्या है, कंपनी जज कर रही है, कैंडिडेट जज नहीं कर रहा। कैंडिडेट सवाल के जवाब ऐसे ही देता है जैसे उसको पास ही होना है। कैंडिडेट इंटरव्यू में सच नहीं बोल रहा, कैंडिडेट इंटरव्यू में वो बोल रहा है जो आपको सुनना है। भले कैंडिडेट बाद में रिजेक्ट हो जाए, मतलब आपको रिजेक्ट कर दे, ऑफर लेने के बाद भी मतलब ज्वाइन ना करे, इसका मतलब उसे रिजेक्ट ही किया ना, लेकिन ऑफर एक्सेप्ट करता ही है। अपने हिंदुस्तान में वो मैच्योरिटी अभी तक नहीं आई है कि कैंडिडेट आपको इंटरव्यू में बोल दे सर आई डोंट थिंक सो दिस कंपनी इज फॉर मी, मुझे ये नहीं जमेगा। वो ऑफर लेने के बाद ही रिजेक्ट करेगा, ऑफर लेने से पहले रिजेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब सारा जजमेंट का जो जिम्मेदारी है वो आपके कंधों पर है, और कैंडिडेट इंटरव्यू में वो सब बोलने के लिए तैयार है जो आपको सुनना है। अगर आप बोलोगे राजा तेरा घर बहुत दूर है, तू टाइम पर आ पाएगा? सर पिछली कंपनी भी दूर थी, मैं आधे घंटे पहले पहुंच जाता था, आप टेंशन मत लो। So in judgment, you are not supposed to ask questions which are straight. You are supposed to ask questions which are indirect. ये टाइप आपको पता है, स्किल असेसमेंट सेंटर बनाना है। सो नॉलेज जज करने के लिए आपको क्या सवाल पूछने ये पहले से डिफाइंड चाहिए। स्किल जज करने के लिए आपको एक्टिविटीज चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं सेल्स का बंदा हायर करता हूं अपनी कंपनी के लिए, तो मेरा एक सिंपल प्रैक्टिस है, मैं जिसको भी बुलाया है उसकी कंपनी के प्रोस्पेक्ट क्या है उसकी लिस्ट आइडेंटिफाई करता हूं। जैसे अगर वो जेनसेट बेचने आता था तो जेनसेट कौन खरीद सकता है उसकी एक लिस्ट निकालता हूं, और इस बंदे को लिस्ट देता हूं कि रैंडम लिस्ट से 10 लोगों की, तू 10 में से 3 मीटिंग सेट करके दे अपनी कंपनी के लिए जहां तू काम कर रहा है।
मेरे लिए नहीं। सो इन इंटरव्यू वो मेरे सामने 10 लोग को फोन लगाता है और 10 लोग को फोन लगाकर अपनी कंपनी जहां वो करंट काम कर रहा है उसके लिए मीटिंग सेट करता है। अगर वो 10 रैंडम लोगों से मीटिंग सेट कर सकता है अपनी कंपनी के लिए, तो मेरी कंपनी के लिए भी कर पाएगा विद ट्रेनिंग। और अगर वो करंट कंपनी जहां काम कर रहा है वहां पर 3 मीटिंग सेट नहीं कर सकता 10 में से, वहां पर अपनी करंट कंपनी के बारे में नहीं बता सकता, तो मेरे बारे में क्या बताएगा? एज सिंपल एज दैट। तो स्किल को जज सवालों से कभी मत करना। स्किल को जज करने के लिए आपको उसको एक्शनेबल देने हैं। वो किसी भी डोमेन से आए, आपके पास एक टेस्ट रेडी होना चाहिए उसको देने के लिए, सवाल से कभी नहीं। सवाल से सिर्फ आप नॉलेज जज करोगे, उसको आता है कि नहीं आता। स्किल आती है कि नहीं आती, इसके लिए आप उसको एक्शनेबल दोगे। और एटीट्यूड को जज करने के लिए वो कंफर्मेशन का पीरियड है। 90 डेज इज दैट पीरियड। मेरे हिसाब से आप अपनी कंपनी के हिसाब सेट करो। 90 डेज में आपको जज करना है वो बंदा आपके काम का है कि काम का नहीं है। 90 डेज के ऊपर एक दिन नहीं। क्यों ऐसा कहना चाह रहा हूं? अगर किसी आदमी ने आपकी कंपनी में 90 से ज्यादा दिन गुजार लिए, उसकी आपकी कंपनी के लोगों के साथ रिश्ता बन गया है। समझे क्या कहना चाह रहा हूं? एक बीज आपने जमीन में डाला है, पानी वानी डाला है, खाद डाली है, 4 दिन बाद निकाल दिया है, वो बीज निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर उस बीज को आपने 90 दिन डाल दिया है, फिर निकालते हो, प्लांट जब बन गया है, वो साथ साथ मिट्टी लेके जाता है, साथ साथ 2-4 अगल बगल के पौधों को हिला के जाता है। उसको 2 साल बाद निकाला है, 10 साल बाद निकाला है, जितने साल बाद उसको निकालने वाले हो उतना वो सिस्टम आपको हिला के जाने वाला है। तो अगर किसी को निकालना है तो 90 डेज से पहले ही निकाल देना है, बाद में नहीं। 90 डेज में आपको उसका एटीट्यूड जज करना है, क्योंकि एटीट्यूड एक्शन से दिखेगा जब आपके सामने है। इंटरव्यू में नहीं दिखेगा क्योंकि उसके गार्ड्स अप है। जैसे उसकी जॉब लग जाती है वो गार्ड डाउन कर देता है, उसका हकीकत आपको सामने दिखने लग जाती है। तो उसी टाइम आप उसका एटीट्यूड चेक कर सकते हो। सो इंटरव्यू में आप उसका नॉलेज और स्किल चेक करने वाले हो, उसका असेसमेंट सेंटर चाहिए, और पहले 90 डेज में आप उसका एटीट्यूड चेक करने वाले हो। सॉर्टेड? और 90 डेज में आपको जज करके बताना है कि आपके काम का है कि आपके काम का नहीं है। आर वी ऑन द सेम पेज? और 90 डेज में अगर आप उसको ट्रैक पे लेकर आ गए ना, वो 900 डेज ट्रैक पे रहने वाला है। और 90 डेज में ट्रैक पे नहीं लेकर आ पाए, आप उसको जिंदगी में कभी ट्रैक पे नहीं लेकर आ सकते। एटीट्यूड के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो नॉलेज आगे सिखाई जा सकती है, स्किल आगे सिखाई जा सकता है, एटीट्यूड है या एटीट्यूड नहीं है। तो जो 90 डेज में है वही 200 डेज में है, कुछ बदलने वाला नहीं। इक्का दुक्का एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम, इन जनरल बात कर रहे हैं। सो आपका ब्रह्मा का फेज है, चालू हो रहा है मैन पावर आइडेंटिफिकेशन से, नीड आइडेंटिफिकेशन से, और कंफर्मेशन तक। कंफर्मेशन के लिए एक बेसिक प्रोसेस आप बैठा सकते हो, विच आई जनरली रिकमेंड। आई कॉल इट 30-60-90। बंदे को जब ऑनबोर्ड करना है, आपको ऑनबोर्डिंग जिस दिन करनी है उसी दिन आपको उसका 30-60-90 उसके हाथ में देना है। तो जो मैनेजर है जिसने बोला है मुझे ये बंदा चाहिए, उस मैनेजर को उस बंदे की ज्वाइनिंग से पहले उसके 90 दिन का काम लिखकर आपको देना है। अगर किसी मैनेजर के पास उसकी टीम के 90 दिन का काम नहीं है तो फिर उस बंदे की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा मतलब है बंदे की ज्वाइनिंग के बाद अगर वो करेगा क्या, ये लिखित में नहीं लिखा है कि इससे हमको आउटपुट क्या चाहिए, तो फिर वो बंदा क्यों चाहिए था? सबसे बड़ी गलती होती है, बंदा ज्वाइन कर लेता है, मैनेजर कहीं और काम में बिजी है और वो बंदा अनाथ घूमता है। जो बंदा पहले 7 दिन अनाथ घूम लिया वो कभी ट्रैक पे नहीं आ सकता। उसको खाली बैठने की, पगार उठाने की आदत लग गई है, फिर उसको बहुत मुश्किल पड़ेगा आपको ट्रैक पे लेकर आना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस दिन वो बंदा ज्वाइन करे उस दिन आपका मैनेजर एब्सेंट ना हो। जिस दिन आपका बंदा ज्वाइन करे वो पूरा दिन बंदे को टाइम दे, उसका केयर है, उसका रूटीन, उसका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर सब उसको पहले दिन सिखाया जाए, बताया जाए। एम आई एबल टू कनेक्ट? जो आप पहले 7 दिन में कर सकते हो वही कर सकते हो, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। अगर आप में से कोई हॉस्टल में रहा है जैसे मैं रहा हूं, हमारे हॉस्टल में शुरुआत के दिन हमेशा डिफिकल्ट होते थे, स्ट्रिक्ट होते थे, और इवेंचुअली वो लीन हो जाते थे। लेकिन शुरू में वो स्ट्रिक्ट इसलिए होते थे कि एक बार शुरू की आदत लगा दी डिसिप्लिन की, इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, ये करना वो करना, तो बाद में बच्चा अलाइन हो जाता था, फिर दिक्कत नहीं आती थी। शुरू में ढील बरती, बाद में टाइट नहीं कर पाओगे, बच्चा बिगड़ जाएगा। सेम हम यहां बात कर रहे हैं। उस कंटेस्ट से हम इधर आते हैं कि
आपको उसका 90 डेज प्लान करना है 0 डे पर। ठीक, नाउ इसको ऐसे कनेक्ट करें, शादी के बाद जब लड़की घर पर आती है सबसे पहले क्या करती है, रादर घर पे आने से पहले इफ यू नोटिस एक परंपरा होती है, जहां अपने घर से जब निकलती है तो चावल पीछे छोड़ती है, और जब अपने घर में आती है, मतलब ससुराल में आती है, राइट पैर से चावल अंदर की तरफ ढकेलती है, इजंट इट? ये प्रोसेस क्यों होता है, ये क्या है प्रोसेस? टिपिकली बोला जाता है जब तक मेहंदी निकलेगी नहीं तब तक वो किचन में नहीं जाएगी। ठीक है, पहले कुछ दिनों तक लोग घर पे बुलाते हैं खाना खाने के लिए, मुंह दिखाई होती है, जब भी मुंह दिखाई होती है मतलब घूंघट उठा के दिखाना होता है, तब कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है, शगुन मिलता है। ये सब क्या है, ये इंडक्शन है बहू का घर के लिए। हाँ, वेलकमिंग इंडक्शन क्यों है ये? मुंह दिखाई क्यों होती है? जब भी किसी बुजुर्ग के पैर छूते हैं, बड़ा बुजुर्ग शगुन में कुछ गिफ्ट देता है, कैश देता है, कुछ गिफ्ट देता है, कुछ ना कुछ दिया जाता है। वो गिफ्ट क्यों दिया जाता है? वो गिफ्ट इसलिए दिया जाता है क्योंकि बहू एक दिन में 50-90 लोग से मिली है, इजंट इट? उसको 3-4 के अलावा मेमोरी नहीं है, किसको याद रखेगी? लेकिन जब कैश मिलता है, गिफ्ट मिलता है ना, तो मेमोरी हुक बनता है। अच्छा, ये वो फूफा जी जिन्होंने 500 रुपए दिए थे, ये वो फूफा जी जिन्होंने 100 रुपए दिए थे, ये वो जिन्होंने चांदी के गुच्छे दिए थे। दैट इज हाउ यू रिमेंबर। 25 साल बाद भी शादी के आप उन लोगों को उन दिन के गिफ्ट से याद रखते हो, उन लोगों को याद नहीं रखते हो, उनके गिफ्ट को याद रखते हो। सो दिस इज व्हाट आई एम एबल टू कनेक्ट। ये इंडक्शन है, इंडक्शन रिचुअल से होता है। एक लड़की जो 25 साल किसी और घर में रहकर आई है, वो आपके घर को अपना देती है 4-5 दिन के अंदर, isn't it? You are able to do that at your home. 25 साल उसके चाय पीने का तरीका अलग था, उसके रहने खाने पीने का तरीका अलग था, उसके पूजा पाठ करने का तरीका अलग था, कपड़े पहनने का तरीका अलग था, सुबह उठने का टाइम अलग था। आपके घर पर आने के बाद वो सब बदल देती है, इन अ मैटर ऑफ डेज वो तैयार हो जाती है, आपके घर को अपना लेती है। और आपकी टीम में एक बंदा जिसको आप पगार दे रहे हो नहीं पाते, वही आप हो जो इधर कर पा रहे हो, और वही आप हो जो अपने ऑफिस में नहीं कर पा रहे। तो क्या गलती हो रही है? अगर आप अपने घर में बदल पा रहे हो किसी का कल्चर, तो आप अपने ऑफिस में वो कल्चर अपनी टीम के साथ क्यों नहीं बदल पा रहे हो? आप वो सब नहीं कर रहे हो जो आपने बहू के साथ किया था। आपने बहू के साथ क्या किया था, नोटिस करो। बहू के आने से पहले बहू कहां रहेगी, कहां सोएगी, वो जगह डिसाइडेड थी कि नहीं थी? कि बहू आती है रात को और आप फिर डिसाइड करते हो, एक काम कर, तू कहां सोएगी, तू कहां, एक काम कर, तू वहां सो जा। यू डोंट डू इट। बहू के रहने की जगह डिसाइडेड होती है, इजंट इट? आप उसको वो प्रायोरिटी देते हो, उसकी जगह सजी हुई है उसके आने से पहले। एक, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता पहले कुछ दिनों तक, शादी में भी और उसके बाद भी, अनटिल या तो हस्बैंड के साथ है या किसी के साथ है, बहू कभी अकेली नहीं रहती। आप उसको वो इंपॉर्टेंस देते हो, हाउ इंपॉर्टेंट यू आर। गेट पर आप उसके लिए वेट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता कि बहू आई है और बहू नॉक कर रही है फिर दरवाजा खोला जा रहा है, अच्छा तू आ गई चलो। एवरीबडी एज द डोर वेलकमिंग हिम कि हियर शी कम्स। आप उसको वो इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप उसको वो वैल्यू दे रहे हो। जब आप उसको वो वैल्यू और इंपॉर्टेंस दे रहे हो, वो रेसिप्रोकेट कर रही है। टीम मेंबर आपके यहाँ पर आया है, आपने उसको वो वैल्यू नहीं दी है, आपने उसको वो कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, और वो उसी को रेसिप्रोकेट कर रहा है। आपने उसको अपनाया नहीं है, उसने आपको अपनाया नहीं है। तो जिस तरह से आपने बहू को अपनाया उस तरह से इसको अपनाओ। आपको वहां पे पूजा की थाली लेकर टीम मेंबर के लिए खड़े नहीं रह सकते, उसके पगले नहीं करा सकते, बट यू नीड टू हैव सम रिचुअल्स विद यू। वो रिचुअल से उनको मेमोरी होता है और आप उसको कनेक्ट करा सकते हो। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? इफ यू आर एबल टू डू दिस, आप उसको कर पाओ। तो आपको अपने इंडक्शन पे फोकस करना है। आपका इंडक्शन वीक हो रहा है अगर आपकी टीम अलाइन नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप पहले 7 दिन में इंडक्ट कर लोगे, या आप जिंदगी में कभी उसको इंडक्ट नहीं कर पाओगे। पहले 7 दिन में या तो आप बहू को अपना बना लोगे, या लाइफ टाइम आप उसको अपना नहीं बना पाओगे। तो जो भी आपको करना है वो पहले 7 दिन में करना है। इट इज इन दैट 7 days और नेवर। इसलिए कभी गलती मत करना ऐसे टाइम पे हायर किया जहां पर आप भी टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपकी टीम भी टाइम नहीं दे पा रही है, और वो आ गया 7 दिन खाली बैठा, फिर आप फ्री हुए, अब आप देखना चाह रहे हो, आप नहीं देख पाओगे, तब तक हाथ से बात निकल गया। डिले द अपॉइंटमेंट इफ यू आर नॉट एबल टू गिव टाइम, बट डोंट। बहू को आने के बाद 7 दिन घर में अकेला नहीं छोड़ते। आप उसको बहू की तरह देखो, सब काम ट्रैक पर आ जाएगा। अगर आप 25 साल
साल में किसी का घर बदल सकते हो, यहां तो सिर्फ थोड़ा सा व्यवहार बदलना है, आप कर पाओगे, उतनी मेहनत नहीं है, ठीक है। सो ब्रह्मा इज अबाउट कैसे नीड आइडेंटिफाई करनी है, कैसे असेसमेंट सेंटर बिठाना है, कैसे इंटरव्यू लेना है, फोकस कहां करना है कि आपका नाम खराब ना हो, इसलिए जो जा रहे हैं उनको हमने जो बात करी, ठीक है। फोकस कहां करना है कि कैसे उसको इंडिट कर दिया जाए, कैसे उसको ट्रैक पे लाया जाए। सो दिस इज ऑल ब्रह्मा। अगर आप इस एनोलॉजी के साथ ट्रैक करोगे ना, आप अपने तरीके खुद ढूंढ लोगे। बाकी किसी को कभी दिक्कत आती है, वी कैन कनेक्ट 1 to 1, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, बट दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट। ये उतना ही नेचुरल है, इसके अलावा कुछ नहीं है एचए। और एचए इसीलिए ये सारा काम बाहर वाला नहीं कर सकता, ये आपकी टॉप टीम ही कर सकती है, ये आपका 15-20 हजार वाला बंदा नहीं कर सकता। आपकी बहू को वेलकम करने के लिए दरवाजे पे सास ही चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन ही चाहिए। घर का नौकर आपकी बहू को गेट पे वेलकम नहीं कर सकता, इट वुड बी इंसल्ट टू हर। अगर उसका मैनेजर बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है पहले 3 दिन, तू देख ले अपना, इट इज इंसल्ट टू दैट न्यू पर्सन। वो पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट हो गया पहले दिन ही। यही बेसिक है ब्रह्मा का, और कुछ नहीं है। नाउ लेट्स गेट इनटू विष्णु। विष्णु कौन है? सो विश्व का मतलब होता है, इस फ्रॉम संस्कृत वर्ड विश्व, मतलब ये टू परवेड, ऑमनी प्रेजेंट जिसे कहते हैं, हर जगह मौजूद। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है विष्णु का टू अंडरस्टैंड कि 2 मेजर बिलीफ है हिंदुइज्म के। एक है कि हर आदमी का लक्ष्य है अल्टीमेट कि सडन काम करके उसको सेल्वेशन चाहिए, मतलब उसको मोक्ष चाहिए। तो हर आदमी का सिंगल पर्पस है, जो भी जन्म लिया है उसको क्या करना है, अपने कर्म करने हैं, और अपने कर्म करके उसको मोक्ष चाहिए। ये अल्टीमेट एम है हर ह्यूमन बीइंग का, कि उसको मोक्ष चाहिए कर्म करके। दूसरा है कि गुड और एविल दोनों है, पहले से ही है। विष्णु को काम है उसको बैलेंस रखना, पूरी तरीके से एविल खत्म नहीं होगा, लेकिन जब इविल गुड से बढ़ेगा उसको कंट्रोल करना है। जो अपना वो था ना श्लोक, क्या नाम है भगवत गीता का, समथिंग लाइक यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। आई माइट हैव मिस समथिंग, बट इसका मतलब क्या था, दुनिया में जब जब पाप बढ़ेगा तब तक मैं आऊंगा और उसको सही करके जाऊंगा। बट पॉइंट क्या कहना चाह रहे, जब तक पाप बढ़ेगा मतलब कॉन्टेक्चुअली पुण्य के पाप बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 2 चीज पे ध्यान देते हैं। पहला क्या है, हर आदमी का ऑब्जेक्टिव है टू अटेन मोक्ष। दूसरा क्या है, गुड एंड इवल दोनों बैलेंसिंग पावर है। इसका काम उसको बैलेंस करना है, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता है, बट उसको इंश्योर करना है कि पॉजिटिविटी रहे नेगेटिविटी से ज्यादा। ये 2 काम है किसने, विष्णु के। और तीसरा, विष्णु अपने स्वरूप में धरती पर नहीं आ सकता। तो विष्णु कभी अर्थ पे नहीं आता, राइट। कौन आते हैं, उसके अवतार आते हैं। कौन आता है, सो राम आ सकते हैं, कृष्ण आ सकते हैं, विष्णु खुद कभी धरती पे नहीं आते। ये हम मान रहे हैं ना सारी चीजें। नाउ इससे कनेक्ट करते हैं एचए के विष्णु वाले रोल के साथ। सो पहली चीज हमने क्या बात करी कि विष्णु खुद धरती पे नहीं आ सकते, तो जो उनको करना है किसी अवतार के थ्रू करना है। इसका मतलब डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं चाहिए हमको, जो करना है इनडायरेक्टली करना है। सो विष्णु का काम क्या था, प्रिजर्व एंड रिटेन, डेवलप एंड रिटेन अपने कंटेस्ट में, राइट। सो टीम को डेवलप करना है और टीम को रिटेन करना है, ये काम विष्णु के थे। नर्चर एंड प्रोटेक्ट, ये काम विष्णु के थे। तो ये काम करने के लिए हम पहली बात क्या कर रहे हैं, विष्णु खुद नहीं करेगा, विष्णु को वाया अवतार करना है। इसका मतलब जो आपके एचए की टीम है, जो एचए है एक्चुअली, ये आप हो, ये आपको नहीं करना, ये आपको वाया अवतार करना है। आपके वो अवतार कौन है, जो डेवलप करने वाले हैं और रिटेन करने वाले हैं, ये आपके एचओडीज है, ये आपके मैनेजर्स है। तो डेवलपमेंट एंड रिटेंशन ये आपके ताबे में आपको नहीं रखना है, ये जिम्मेदारी आपको आपके अवतारों को देनी है। यू कैन नेवर डू इट इफ दे आर नॉट इनटू इट। आपकी कंपनी में अगर एक इंडिविजुअल जो मैनेजर है और एक इंडिविजुअल जो उसके नीचे काम कर रहा है, तो सबऑर्डिनेट एंड मैनेजर, अगर इन दोनों की आपस में पट रही है, सबऑर्डिनेट इज हैप्पी विद द मैनेजर और बाकी जगह पंगे चल रहे हैं, वो फिर भी टिकेगा।
और अगर सबऑर्डिनेट का मैनेजर के साथ नहीं पड़ रहा है, बाकी सब अच्छा है, आप भी कितने अच्छे हो, वो नहीं टिकेगा। एम आई मेकिंग सेंस? तो रिटेंशन के लिए इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि मैनेजर के साथ मेरा अच्छा चल रहा है, देन पूरी कंपनी में सबके साथ अच्छा है लेकिन मैनेजर के साथ अच्छा नहीं है। तो अगर मैनेजर के साथ अच्छा नहीं है, वो बंदा वहां नहीं टिक सकता, इजंट इट नॉट? तो रिटेंशन और डेवलपमेंट अगर मैनेजर नहीं करना चाह रहा, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो आपका डायरेक्ट मैनेजर है उसके साथ आपका रिश्ता ही सब कुछ है आपके उस कंपनी में काम करने के लिए। अगर आपका आपके डायरेक्ट मैनेजर के साथ रिश्ता अच्छा है, आपके लिए कंपनी अच्छी है। अगर आपका आपके मैनेजर के साथ रिश्ता खराब है, आपके लिए कंपनी खराब हो गई। आपका नर्चर और आपका प्रिजर्वेशन आपके लिए आपका मैनेजर करेगा, आपका भगवान करेगा। आपका भगवान कौन? जिसको आप रिपोर्ट करते हो। मतलब अगर आप शिव को रिपोर्ट करते हो तो शिव आपका भगवान है। अब शिव राम को करते हो तो राम, आप कृष्ण को करते हो कृष्ण, whomever who you report to। इसका मतलब डेवलपमेंट की जिम्मेदारी मैनेजर्स को पहले लेनी है। उनको समझ होनी चाहिए उनकी टीम में कौन किधर है और किधर डेवलप करना है और उसके लिए उसको क्या करना है। सॉर्टेड? सो डेवलपमेंट उनको अवतार के थ्रू करना है। दूसरा, रिटेंशन उनको अवतार के थ्रू करना है। ये हो गया पहला। फिर हम बात कर रहे थे मोक्ष वाला। मोक्ष क्या है? मोक्ष इज प्रमोशन। कर्म क्या है? कर्म कर्म है। हर इंडिविजुअल का एम है प्रमोशन लेना। वो इंडिविजुअल जो आपकी कंपनी में रह के प्रमोशन नहीं चाहता, वो अपने धर्म से भटक गया है। मतलब क्या? अगर कोई आपकी कंपनी में ऐसा इंडिविजुअल है जिसको आगे नहीं बढ़ना, वो आपको भी आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर आपकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जो संतुष्ट है, तो आप भी संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि आपकी कंपनी उनके साथ आगे नहीं जा सकती। आपको आगे वही लेके जा सकते हैं जिनको खुद अपने आप को आगे लेके जाने की भूख है। If you are surrounded by people who are happy where they are, you are not growing. Sorted? हम क्या बात कर रहे हैं ना? इस कंटेस्ट से अगर हम जाते हैं तो सबसे पहली चीज ये, यू नीड टू हैव पीपल जो मोक्ष अटेंड करना चाहते हैं, जो प्रमोशन लेना चाहते हैं अपने कर्म से। आपको उनके कर्म क्या है उसकी क्लैरिटी देनी है। उनके केआरए केपीआई सेट करके देने हैं कि ये केआरए केपीआई सेट करो, कंपनी के टारगेट अचीव करो। कंपनी टारगेट अचीव करती है, पोजीशन खाली होती है, आपको मोक्ष मिल जाता है। ये एजेंडा सेट करना। दूसरा हम क्या बात कर रहे थे? सही और गलत काम दोनों होंगे। आप सारे गलत काम नहीं ठीक कर सकते। आपको सिर्फ इंश्योर क्या करना है कि कभी ये गलत ज्यादा खराब कम ना हो, मतलब ये डिसबैलेंस ना हो जाए। जो हमने सबसे शुरू में बात करी थी ना, बैलेंस, ये बैलेंस अटेन होना चाहिए। सिर्फ बैलेंस, परफेक्शन पे नहीं जाना है। द मोमेंट आप परफेक्शन फोकस करोगे, आप कहीं और से ध्यान हटा दोगे और फिर वहां गलती कर बैठोगे। आपकी कंपनी एक तरफ झुक जाएगी, बहुत आर्टिस्टिक हो जाएगी, कॉमर्शियल हट जाएगी, बहुत कॉमर्शियल हो जाएगी, आर्टिस्टिक हट जाएगी। आपको बैलेंस चाहिए। सो परफेक्शन पे नहीं जाना है। सारे राक्षस नहीं खत्म कर देने हैं। राक्षस भी चाहिए, देव भी चाहिए। आपको बैलेंस मेंटेन करना है कि कोई एक दूसरे पे हावी ना हो जाए। ये आपको ध्यान देना है। अब ये करने के लिए गेम क्या है? आपको सुधार करना है। तो सिंपल रूल है, इफ यू कैंट मेजर इट, यू कैंट इंप्रूव इट। राइट? अगर इसको नापा नहीं जा सकता तो उसको सुधारा नहीं जा सकता। एम आई एबल टू कनेक्ट? थैंक यू सर। अभी चैट में देखिए क्या लिख रहे हैं आप लोग को। राइट, यू हैव लेफ्ट अस इन डीप थॉट, वी आर ओनली flowing, don't know about speed. Absolutely fantastic session. The session is going super. We will free ourselves from next 4 to 5 sessions. मर गया सर, हम फाइनेंस वाले सब आउट हो गए, अभी आपका ही अभी right, all these pointers can be compiled into a book of wisdom. Absolutely right. This is a different ball game altogether. बस सर, अभी ये सब बिजनेस वाले हैं, अरे ये बिजनेस वाले बात कर रहे हैं आपके लिए। These are foundations. Brilliant session. संदीप जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इंट्रोड्यूस कराया सर। संदीप जी, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने इंट्रोड्यूस कराया। राइट, रियली थैंक यू। ब्रिलियंट सेशन, टाइम टू रीथिंक, दिस टॉपिक वाज रिक्वायर्ड। अभी मैं क्या बोलूं सर, आई एम जस्ट कीपिंग क्वाइट। आपका हर एक वर्ड में नोट कर रहा था सर, हर एक वर्ड में नोट कर रहा था। We should thank Sandeep ji for this. I personally am so obliged to Sandeep ji for changing my life. One is that YouTube Menon Mantras, again Sandeep ji's idea, and then introducing me to Sachet ji. It's all thanks to Sandeep Kankaria ji, FMB 8. Really, yaar, thank you. Now,
Immediately, my colleague is saying, thanks a lot, Sandeep. Absolutely. I have nothing to say today to the same sponsors, Krishna. I have only one line to say. Krishna is looking for distribution partners all over India, which we will talk on Friday. We'll talk on Friday. Thank you very much, Sacheji. Thank you very, very much. Sir, absolutely enlightening. Absolutely enlightening. Prerit, thank you, bete. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. सर अभी कुछ बोलना नहीं रहा सर. आई एम लॉस्ट इन थॉट. नहीं, सीरियसली आई एम लॉस्ट इन थॉट. मजाक नहीं कर रहा हूँ सर. मैं कुछ सोचने लगा हूँ. एट दिस एज यू आर मेकिंग मी थिंक. क्योंकि मैं कभी एक्शन नहीं किया. मैं क्वेश्चन ही पूछा इंटरव्यू में, तो मैं अपने आप पे हंस रहा था. एंड देन आई केप्ट नोटिंग डाउन योर पॉइंट. यू नो, इट व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू. एब्सोल्युटली ट्रू. Thank you so much. We'll connect on Friday, same time. I think time to contemplate. Thank you very much, Sachit ji. Good night. Good night, all of you all. Thank you very, very much. God bless.